माइंडसेट, प्रॉपर सारी चीज़ों को देखते हुए चीज़ों को करना, किसी तरह का मोटिवेशन या डेस्टिनी और स्टार भी इन कहानियों को बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि प्लानिंग तो ऐसी कुछ होती नहीं आपकी। जी, प्लानिंग सब ऊपर वाले की होती है। हम अगर कोई प्लान करें और एग्जीक्यूट कर लें ऐसा, अगर हम सोचते हैं कि हम कर लेते हैं, तो ये सब मूर्खता है। बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं सनातन में। जी। किन चीज़ों ने आपको और मजबूत बनाया? इट इज़ ऑल रिटन देयर। तो मुझको ऐसा लगता है कि भगवान ने हर चीज़ लिखी हुई है और हर चीज़ लक के या भाग्य या कर्म के हिसाब से ऑलरेडी रिटर्न है। करियर एडवाइस आप करना चाहेंगे? यदि कोई बच्चा है जो आरजे बनना चाहता है, आपका काम, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। आप अगर अच्छा काम करते जाओगे तो पैसा तो आना ही है। कर्म और भाग्य का एक बहुत बेहतर संतुलन जब हमारे जीवन में होता है, तब सफलता हमें कब और कैसे मिलती है वो समझ नहीं आता। एक डिवाइन जो सोर्स होता है या फोर्स होता है, वो अगर आपके सपोर्ट में काम कर जाए तो बहुत बेहतरीन चीज़ें हो जाती हैं। जब हमारा कमज़ोर समय में भी रहा, तब भी आपने मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी से जैसी चीज़ों का साथ नहीं छोड़ा। कितने ही सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ, वास्तु कंसल्टेंट से मिला हूँ, स्पिरिचुअल लीडर से मिला हूँ। मैं इस चीज़ में बिलीव तो करता हूँ कि ये एक ऐसा साइंस है जो कि बहुत बड़ा कमाल करता है, जो कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस लेकर आ सकता है। स्वागत है आप सभी का भाग्य विधाता के इस पॉडकास्ट में। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें चैलेंजेस से सक्सेस की तरफ हम बात करते हैं, लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एंशिएंट विजडम विद द मॉडर्न सक्सेस। वो लोग, वो यूथ जिन्होंने इंस्पायर किया है हमेशा हमारी सोसाइटी को, अपने काम से, अपने दम पर, अपने मद्दे पर हर बार एक नई चीज लेकर आए हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। तो आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ इंदौर के बहुत फेमस आरजे रहे और आज के समय में एक बहुत अच्छे यूट्यूबर और पॉडकास्टर आरजे नवनीत। आज भी इनके नाम के साथ आरजे जुड़ा हुआ है क्योंकि इनकी जर्नी बहुत सुंदर रही है। तो आइए हम उनसे कुछ ऐसे सवाल जवाब करते हैं जो आपकी लाइफ में भी दिल को छू जाएंगे और आपकी जर्नी को भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करेंगे। थैंक यू वेरी मच भूमिका, सबसे पहले इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो आपका स्वागत है नवनीत, आरजे नवनीत, क्योंकि मेरे फोन में तो आज भी आरजे नवनीत सेव है। चाहे आपकी जर्नी जो आरजे से शुरू हुई, रेडियो जॉकी से शुरू होकर आपकी जर्नी जो आज एक पॉडकास्टर के रूप में है, एक यूट्यूबर के रूप में है, लोग आपको न सिर्फ पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, बल्कि आपकी राह पर चलना चाहता है यूथ। थैंक यू। लेकिन आपके खुद के चैलेंजेस क्या रहे? क्या आपकी लाइफ का एक सीन रहा जिससे कि इस पूरी जर्नी को आप एक डिफाइन करना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। मुझे लग रहा है कि हम जिस थॉट के साथ यहाँ पर बैठे हैं ना, ये बहुत कमाल है, क्योंकि हम दो चीज़ों पर ही डिपेंडेंट है। एक हमारा भाग्य, जिसको बहुत कम लोग मानते हैं और विश्वास करते हैं कि भाग्य से कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ भाग्य से ही होती है। और दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है वो कर्म है। तो ये जब दोनों कॉम्बिनेशन बैठते हैं प्रॉपर, तब आप जो सक्सेस हासिल करते हो या जो आप चाहते हो वो तभी पॉसिबल होता है। मैं एक बहुत छोटे से गाँव को बिलोंग करता हूँ, उसका नाम नेपानगर है। और जब मैं वहाँ से इंदौर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर भी बस मैं ऐसे ही आ गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। तो धीरे धीरे जब अच्छे लोगों से मिलना शुरू हुआ, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, तो वहाँ से एक भीतर का कलाकार और ज़िंदा हुआ, वो और बड़ा होना शुरू हुआ। तो वहाँ से चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। लेकिन जर्नी बड़ी टफ थी, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर को बिलोंग करता था, कम्युनिकेशन बहुत वीक था, हिंदी भी जो आती थी बहुत ठीक ठाक ही आती थी। तो धीरे धीरे लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया, इंग्लिश भाषा को सीखने की शुरुआत करी। बहुत सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर काम करा, तब जाकर वो रेडियो जॉकी का जो तमगा आज तक लगा है वो लग पाया। और रेडियो जॉकी का तमगा आज तक इसलिए लग भी पाया है क्योंकि जैसे जब आप कोई कोर्स करते हो, जिसमें 5 साल 6 साल का कोर्स करके आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, तो आप 4 साल मेहनत करके इंजीनियर बन जाते हो, डॉक्टर बन जाते हैं। हमने 16 साल दिए हैं, तो आरजे अब लाइफ टाइम मेरे ख्याल से मेरे साथ रहेगा। बहुत अच्छा, आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि 16 साल की जर्नी में आपके चेहरे पे बिल्कुल नहीं लगता यू आर लुकिंग सो यंग एंड वेरी एनर्जेटिक पर्सन। तो क्या आपका काम आपको इतनी एनर्जी देता है? काम मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं चैलेंज क्या रहे लाइफ के, तो चैलेंज कुछ रहा ही नहीं। लोग सोचते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल हमेशा होता है। लोग कहते हैं मैं स्ट्रगल करने के लिए मुंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन चैलेंज कुछ होता नहीं एक्चुअली।
वाओ। जो भी होता है वो आपकी लाइफ की मतलब वो पड़ाव होते हैं जिनको आप एंजॉय करते हैं अगर, तो आपको लगता है कि यही सबसे खूबसूरत चीज़ थी मेरी लाइफ की। तो मैंने लाइफ में जब भी बहुत सारे रिजेक्शंस भी देखे या बहुत सारी चीज़ जब मेरी लाइफ में हुई, तो मुझको ऐसा लगता है कि वो सब पार्ट थे या पड़ाव थे जिनको मैं हर्डल्स को क्रॉस करते करते वहाँ तक पहुँचा। तो मैं उनको चैलेंज तो मानता ही नहीं, मैं उनको पड़ाव के तौर पर देखता हूँ। मुझे लगता है कि वो पड़ाव नहीं होते शायद तो मैं उतना मजबूत नहीं बन पाता, मैं वो नहीं बन पाता जो शायद आज यहाँ पर मैं जिस नवनीत को मैं नेपानगर में देखता था और जो नवनीत आज इंदौर में बैठा है या पॉडकास्ट करता है वो हो पाता। तो चैलेंज वगैरह कुछ मैं नहीं मानता कि होते हैं ऐसे। आप सिर्फ पॉडकास्ट ही कहाँ कर रहे हैं, आप तो काफी प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं इंटरनेशनली, यू आर होस्टिंग द इवेंट्स एंड इट्स वेरी नाइस थिंग। लेकिन एक चीज है कि जब भी आपने जिनको चैलेंजेस को आपने पड़ाव का नाम दिया, ये बहुत सुंदर बात है। थैंक यू। ये इंस्पायर तो करेगी लोगों को और समझने के लिए लोग कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए भी वैसा चैलेंज नहीं है, हम इसको क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि पड़ाव हमेशा क्रॉस हो जाता है। क्योंकि अब वीडियो गेम्स जब आप जीतते हो जी तो वो स्टेजेस ही तो होती है ना लाइफ की, वैसे ही लाइफ है। ओशो ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि जो आसपास जो सब कुछ चल रहा है नाटक है, और हम उस नाटक को दूर से खड़े होकर देखें कि हमारी लाइफ का नाटक भी चल रहा है, वो कितना खूबसूरत हो रहा है, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर अच्छा करने के लिए तो करें, अदरवाइज हम जिस तरह से वीडियो गेम के हर टास्क को आगे बढ़ बढ़ कर खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं, तो जो खुशी मिलती है बस वही खुशी है। हम अपनी लाइफ को भी एक वीडियो गेम की तरह देखें और उसको और पॉजिटिवली कैसे जीत सकते हैं। अगर ये कर पाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। वेरी नाइस सेइंग। नवनीत, एक चीज जानना चाहते हैं कि जब भी पड़ाव जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं चैलेंजेस के रूप में, या चैलेंजेस को आप पड़ाव कह रहे हैं, इसमें कभी जब आपको लगा हो रिजेक्शन का सामना किया है, तो क्या एक्सटर्नल आपकी चीजें थी, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, या बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं सनातन में, किन चीजों ने आपको और मजबूत बनाया? बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से। मेरी जो बचपन की तालीम है वो पूजा पाठ वाली है। मेरी मम्मी, मेरी दादी बहुत पूजा करती हैं। मेरी दादी इज़ 93 नाउ, और वो जितनी पूजा करती शायद हम परिवार में बाकी कोई लोग शायद इतनी पूजा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वो बड़ी कमाल की चीज़ थी, और वो ये विश्वास करती है, वो मानती है कि भगवान को जो बोलती भगवान सुनते हैं। तो एक पार्ट मेरे ख्याल से ये होता है। दूसरा होता है आप जैसे अच्छे गुणी लोगों के साथ आपसे जब कंटैक्ट हो जाता है, आप इतने सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लेकर आते हैं, तो ये एक पार्ट होता है जो कि एस्ट्रोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं या ऑकल्ट साइंस जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी लाइफ का हिस्सा रहे हैं। जब भी लाइफ के पड़ाव में कहीं पर ऐसा लगा कि यार कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो भगवान की याद तो आती है, लेकिन साथ में एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ती है। क्योंकि एक बार ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपका अगर भाग्य अच्छा नहीं है ना, तो आप कितनी मेहनत कर लो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो वी नो अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, अमिताभ बच्चन से लेकर कितने सारे लोग कितने सारे रत्नों को धारण करते हैं, कितने ही सारे भगवानों के पूजन पाठ और यज्ञ हवन के थ्रू अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा। एक आपने जो कहा है कि कर्म और भाग्य का एक बहुत बेहतर संतुलन जब हमारे जीवन में होता है, तब सफलता हमें कब और कैसे मिलती है वो समझ नहीं आता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमने कर्म तो किया है, लेकिन एक भाग्य का भी उसमें तड़का लग जाए, या हमें सही समय पर पता हो कि भाग्य की इस ट्विस्ट को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यस, वेरी ट्रू। राइट। सो आपने अपने करियर में कई कहानियां सुनी और सुनाई हैं, लोग उससे इंस्पायर भी हुए हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले भी लिए, पर आपको प्रैक्टिकली क्या लगता है कि जो प्लानिंग होती है, जो हमारी बहुत सारी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको करके हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, या एक अनसीन फोर्स लक जो है वो उस फैक्टर को और बड़ा कर देता है? क्या मानते हैं आप इस? मुझे लगता है कि प्लानिंग तो ऐसी कुछ होती नहीं आपकी। प्लानिंग सब ऊपर वाले की होती है। हम अगर कोई प्लान करें और एग्जीक्यूट कर लें, ऐसा अगर हम सोचते हैं कि हम कर लेते हैं, तो ये सब मूर्खता है। क्योंकि अगर आपके सामने एक पत्थर पड़ा है, उसको आप लात मार कर हिला रहे हैं या पैर मार कर उसको कहीं और फेंक रहे हैं, तो ये भी ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ है। ये भगवान ने लिखा था कि एक बार नवनीत चलता हो जाएगा, एक पत्थर आएगा, उसको एक पैर मारेगा और वो नेक्स्ट स्टेप पे कहीं जाके रुकेगा। इट इज़ ऑल रिटन देयर। तो मुझको ऐसा लगता है कि भगवान ने हर चीज़ लिखी हुई है, और हर चीज़ लक के या भाग्य या कर्म के हिसाब से ऑलरेडी रिटर्न है। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो वो भी भगवान का लिखा हुआ है, अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है तो वो भी भगवान का लिखा हुआ है। अब उसको आप कैसे थोड़ा सा माइल्ड या बेहतर कर सकते हैं, वो आप शायद बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब एक इंसान जो है वो रात में बेचैन हो रहा होता है,
उसको ऐसा लग रहा था कि मैं नींद नहीं आ रही मुझे। तो वो अपने घर से निकल कर, बहुत धनाढ्य अमीर करोड़पति इंसान होता है जो अपने घर के आसपास एक मंदिर पर जाकर बैठता है और वहाँ पर जाकर देखता है तो एक आदमी जो है भगवान के सामने रो रहा होता है। तो उनसे पूछता है कि भाई साहब क्या हो गया? तो वो कहता है कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में बहुत बीमार है और मैं भगवान से प्रार्थना करने आया हूँ कि किसी तरह से मेरी बीवी को बचा ले। तो वो धनाढ्य व्यक्ति पूछते हैं कि आपकी बीवी की इलाज के लिए कितना पैसा लगेगा? तो कुछ जो भी अमाउंट बताता है तो अपनी जेब में हाथ डालता है और उसको अमाउंट दे देता है और कहता है कि अभी तो तुम जा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें कल भी ऐसा लगे कि कुछ और पैसों की रिक्वायरमेंट है तो ये मेरा नंबर रखो, तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। तो कहता नहीं, नंबर की ज़रूरत नहीं है, मेरा नंबर उसका नंबर है मेरे पास में। तो कहता है किसका नंबर है? बोले जो सामने भगवान बैठा है ना, जैसे उसने आज आपको बुला दिया है कल किसी और को भी बुला देगा। तो एवरीथिंग इज़ रिटन। अगर भगवान चाहे तो हर चीज़ घुमा सकता है। तो लक से बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से कुछ नहीं होती। आपकी प्लानिंग ज़रूर थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लान किए बिना अगर आगे बढ़ोगे तो आप मूर्ख हो। आपका थोड़ा विजन तो होना चाहिए, लेकिन एक लक फैक्टर भी होता है, एक डिवाइन फोर्स भी होता है जो कि बहुत सारी चीज़ें करवाता है आपसे या कर देता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया। और कई लोग हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि सब कुछ हमने किया है। एक ईगो जो इंसान में आ जाता है, हमेशा हर काम को करने के बाद उसके फल को लेने का जो एक हम कहते हैं ना ठप्पा लगाते हैं, ये मैंने किया है, ये मैंने जीता है। उस पे आपका ये जो आंसर है, इट्स रिमार्केबल, थैंक यू। मैं ये अपने यूथ के लिए जो भाग्य विधाता देखते हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए जानना चाहती हूँ कि एक करियर एडवाइस आप करना चाहेंगे यदि कोई बच्चा है जो आरजे बनना चाहता है, कोई एक नए सिरे से अपने आप को रीडिजाइन करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? किस तरह से उसको प्रिपेयर करना चाहिए? मुझे तो लगता है कोई भी फील्ड हो, बीट आरजे और वीजे और एक्टर और डायरेक्टर या किसी एंटरटेनमेंट फील्ड, एंटरटेनमेंट के लिए तो कहता हूँ सरकारी नौकरी के लिए भी करो, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, पहली चीज़ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले डिसाइड करो कि क्या आप उस काम को पसंद करते हो। अभी आपने शुरुआत में कहा था कि मेरे को 16 ईयर्स रेडी में हो गए, लेकिन मैं लगता नहीं कि मैं 16 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। तो यही रीज़न है उसके पीछे कि मैं हर दिन अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। और ये सब बोलने वाली बात नहीं कि एंजॉय करना मतलब सिर्फ बोलने वाली बात है, सच में करता हूँ मैं। और आज जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तब भी उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है कि जो पॉडकास्ट की जर्नी जो मैंने शुरू करी पिछले 2 सालों से, मैं हर पल हर पॉडकास्ट को इतना खूबसूरती से एंजॉय करता हूँ, बता नहीं सकता। किसी बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स को, गुरुओं को, पॉलिटिशियंस को, टेक गुरुज को, एजुकेशनिस्ट को, हेल्थ स्पेशलिस्ट को जब मैं सुनता हूँ तो मुझको लगता है कि यार मैं बैठे बैठे एक जगह पर कितना सारा ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ बिना किसी मेहनत के, बाद में पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब आप अपने काम को एंजॉय करो। सोनू शर्मा ने एक बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे कही थी और ये मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि आपका काम आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट। आप अगर अच्छा काम करते जाओगे तो पैसा तो आना ही है। अगर लोग इसकी चिंता कर रहे हैं कि पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे कमाएं, तो पैसा वैसे तो सेकेंडरी है, वो तो आएगा ही। अगर आपने सही दिशा में मेहनत करी है, हिम्मत करी है, दिमाग लगाया, प्लानिंग करी है और भाग्य ने आपका साथ दिया है, तो 101% पैसा आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, पैसा कैसे कमा लूं, तो जो पैसे के लिए भागते हैं ना, उनको कभी पैसा नहीं मिलता। मतलब आपका विजन पहले क्लियर होना चाहिए कि आप क्या सर्व करेंगे। यस। एंड फिर आपके साथ जो चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। राइट। मुझे वो सारी प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी और पैसे को प्रायोरिटी पे तो कभी नहीं रखना चाहिए। ये पैसा, क्योंकि एक बार सुशांत सिंह ने बहुत अच्छी बात की थी एक इंटरव्यू में, बहुत अच्छा लगता है मुझको ये बात सुनना, और मैं कई बार इस बारे में बात करता हूँ, कोट करता हूँ कि वो चाहते थे कि लाइफ में हर इंसान जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, हर इंसान जो है वो जो लाइफ में चाहता है उसको वो सब कुछ मिल जाए, ताकि उस जगह पर पहुंचने के बाद उसको ये पता चले कि यहाँ पर पहुंचने पे भी खुशी नहीं मिलती। खुशी कहीं और ही है। खुशी एक्चुअली सफर में ही है। हम ये सोचते हैं कि हम वहां पहुंच जाएंगे तो मजा आएगी। ऋतिक रोशन ने भी कहा था कि मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हारी एक फिल्म चलोगी तुम पागल हो जाओगे, तुमको खुशी मिल जाएगी। तो पहली फिल्म हिट हो गई तो खुशी नहीं मिली, तो उसको समझ में आया कि यार खुशी तो वहां थी जहां मैं जो कर रहा था वो खुशी थी। मतलब सफर को एंजॉय करना है, मंजिल पर तो हम पहुंच ही जाते हैं। हाँ। आपका कंटेंट लाइफ लेसन पर बेस्ड है। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड ही नहीं होते, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आपको क्या लगता है, एक माइंडसेट प्रॉपर सारी चीजों को देखते हुए चीजों को करना, किसी तरह का मोटिवेशन, या डेस्टिनी और स्टार भी इन कहानियों को बदल सकते हैं? मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन है बहुत खूबसूरत। अगर आप सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाएं और उम्मीद करें कि मेरे पास सब चीज़ आना शुरू हो जाए तो शायद ना हो।
और सिर्फ कर्म के भरोसे ही बैठे रहें कि सिर्फ कर्म करता जाऊँ तो भी नहीं होगा। लेकिन किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि आप कर्म करते जाएं, लेकिन एक डिवाइन जो सोर्स होता है या फोर्स होता है वो अगर आपके सपोर्ट में काम कर जाए तो बहुत बेहतरीन चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं, थोड़ा बहुत काम करते फिर भूल जाते हैं। तो जैसे हम लोग वो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि आप सबसे पहले आपके दिमाग में एक बीज आता है कि मुझे इस चीज़ को पाना है, तो आप यूनिवर्स से उस चीज़ के लिए बात करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ या क्लेम इट, ये मेरे पास है। लेकिन आप उसके ऊपर जब एक्ट करना शुरू करते हैं तब वहाँ से रिस्पॉन्स बहुत प्रॉपर आता है या वो रिस्पॉन्ड बहुत ईजीली करता है, आपके अकॉर्डिंग करना शुरू करता है। कितने सारे लोग पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, कार्यकर्ता ही बन के रह जाते हैं। कितने सारे लोग मुंबई पहुंचते हैं एक्टर बनने के लिए, लेकिन कभी वो बड़ी पर्दे की स्क्रीन तक पहुंच भी नहीं पाते। तो कर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक तो कुछ नहीं होना है, लेकिन भाग्य का जब साथ मिलता है तब जाके शाहरुख खान बनता है, तब जाके सुशांत सिंह राजपूत निकल कर आते हैं, तब जाके नरेंद्र मोदी बनते हैं। अदरवाइज तो कितने कार्यकर्ता होंगे जो नरेंद्र मोदी से भी शायद ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन वो वहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर नहीं पहुँच पाए, कोई सीएम नहीं बन पाता, कोई पार्षद नहीं बन पाता, बस काम ही करता रह जाता है। तो काम की कंसिस्टेंसी और दूसरा आपका भाग्य का उसके साथ में सपोर्ट, ये दोनों चीजें बहुत आपके स्टार्स भी मजबूत होने चाहिए। 100%। बिल्कुल सही। आपकी जर्नी के बहुत उतार चढ़ाव रहे होंगे, इसमें कब स्पिरिचुअल चीजों ने आपको बहुत मदद की और कब आपको ऐसा लगा कि अभी बहुत डाउन फेस है लेकिन फिर भी ये मेरे लिए एक चैलेंज होगा या एक नई तरह की बात होगी? ऐसा क्या रहा आपके लिए जो कि दूसरों के लिए भी एक अलग तरह की इंस्पिरेशन बने? मुझे लगता है कि मैं सही एज में कुछ सही लोगों से मिल गया, उन लोगों ने मुझे ध्यान करना सिखाया। मुझे लगता है ध्यान, मेडिटेशन, ओशो की थोड़ी बहुत जो किताबें मैंने पढ़ी उनको सुना, वो मेरे लिए बहुत ताकत का काम किया। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं अपने लाइफ के स्ट्रगल को या पड़ावों को उस तरह से नहीं देखता कि मैं बहुत परेशान रहा या दुखी रहा। मैंने हर स्टेज पर कुछ ना कुछ सीखा, हर रिजेक्शन पे मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी लाइफ में कुछ एक लेसन लेकर आया। सो मैं जब रेडियो जॉकी बनना चाहता था, आई गॉट रिजेक्टेड फॉर 7 times। 7 बार रिजेक्ट होने पर अच्छे टूट जाते हैं, लेकिन हर बार मैं ऐसा सोचता था कि यार इस बार क्या गलती हुई जो अगली बार नहीं करनी है। 1 बार, 2 बार, 3 बार कुछ लोगों ने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया कि मैं बहुत सुंदर नहीं दिखता, कुछ लोगों ने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया कि मैं बहुत अच्छा नहीं बोलता, कुछ लोगों ने इसलिए रिजेक्ट किया कि मेरी सिर्फ हिंदी अच्छी है, कुछ लोगों को अलग अलग रीजंस थे। लेकिन कट टू मैं एक बार रेडियो जॉकी बन गया। उसके बाद मैं एक लिफ्ट से, एक मॉल से उतर रहा था और वहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ किसी चीज़ को लेकर मस्ती कर रहा था। तो उस लिफ्ट में एक बंदा अपनी फैमिली के साथ था, उसने मुझको लिफ्ट से बाहर जाते जाते कहा कि यार भाई साहब एक बात बोलना चाहूँगा, आपको ना रेडियो जॉकी बनना चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी है। तो मेरे साथ में एक फ्रेंड था, उसने कहा भाई साहब वो आरजे ही है। तो कट टू वो वापस सारी यादें एक बार कनेक्ट होती है कि लोग मुझको किन किन चीज़ों के लिए रिजेक्ट कर रहे थे और एक बंदा रास्ता चलता हुआ मुझसे कहता है कि आपको आरजे होना चाहिए और मैं आरजे हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि आपको आपके कर्मों के थ्रू मिलती है, लेकिन अगर आप सही दिशा में काम करते हो और आप अपने संघर्षों को निगेटिव ना देखते हो, उसके अंदर कुछ सीख रखते हो या देखते हो, तो आप अपने आप आगे बढ़ते हो। और स्टार्स आपको वो सारी चीज़ें कनेक्ट, वो डॉट कनेक्ट करने वाली बात है, वो आपके कर्म के थ्रू आपके सितारे चमकते हैं, वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं। ओके, ग्रेट। इट्स अ नाइस थिंग कि जब हमारा कमज़ोर समय में भी रहा तब भी आपने मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी से जैसी चीज़ों का साथ नहीं छोड़ा, या आप उसके साथ जुड़े रहे और वो आपके लिए एक पावर की तरह काम करते रहे। हर व्यक्ति के जीवन में एक पावर हाउस ज़रूर होता है। वो पावर हाउस कहाँ से और कैसे काम करता है ये कई बार हमें पता नहीं होता है। कई लोगों की तो लाइफ ही खत्म हो जाती है और उन्हें पता नहीं चलता कि एक्चुअली हमें पावर मिल कहाँ से रही। सही बात है। If you identify it as very soon, then it's a nice thing and it's a blessing, basically. True. Now, it's lots of thing about the professional life. We are coming on your personal life. The people want to know about कि आपकी personal life में एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों का क्या योगदान है और ये कैसे काम करते हैं आपके लिए पर्सनली? मेरे ख्याल से हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर लाइफ में कभी कभी परेशान होते हैं ना कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ कहीं पहुँच नहीं पाता या क्या चीज़ें होती हैं। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई आल्सो यूज्ड टू फील लाइक कि यार इतनी मेहनत है, सही डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, इसकी बात होती है ना। तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कनेक्ट करती हैं।
और इसके थ्रू आप बहुत सारी वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने भी सारे पॉडकास्ट करता हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट जो जिन 2 कैटेगरीज में किया, उसमें एक हेल्थ है और दूसरा ऑकल्ट साइंस है। मैं कितने ही सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ, वास्तु कंसल्टेंट से मिला हूँ, स्पिरिचुअल लीडर से मिला हूँ। मैं इस चीज़ में बिलीव तो करता हूँ कि ये एक ऐसा साइंस है जो कि बहुत बड़ा कमाल करता है, जो कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस लेकर आ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ जो मुझको लगती है जिस पर आपको विश्वास करना चाहिए, कि आप उस चीज़ में बिलीव करें। एक पत्थर को आप पत्थर भी मान सकते हैं और उसको आप रत्न भी मान सकते हैं। ये आपका परसेप्शन है और वो आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही फिर एक्ट करना शुरू करता है। जब आप उसको रत्न का परसेप्शन देते हैं तो वो आपको कर्म करने के लिए मजबूर करता है कि आप अब कर्म करो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं रत्न हूँ, तो उस रत्न को एक्टिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रत्न की नहीं, आपकी भी है। तो आप जब कर्म करना साथ में शुरू करते तो रत्न एक्टिवेट होता है। वेरी नाइस। ये तो एक एस्ट्रोलॉजर की भाषा में आपने समझा दिया कि रत्न का काम एक्चुअली क्या होता है। वेरी नाइस। ये मैं पर्सनली फील करता हूँ कि रत्न ऐसे एक्टिवेट थोड़ी हो सकता है। हाँ। आप कर्म करोगे तब एक्टिवेट होगा वो। तो ये वाइस वर्सा है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जब ये काम करते हैं, वैसे मैं बहुत अंगूठी वगैरह इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज़ में तो बिलीव करता हूँ कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं और वो आपको अगर कोई कुछ रेमेडीज़ देता है, कुछ करने के लिए कहता है, तो वो किस तरीके से काम करता है, वो सब कुछ एक्चुअली आपके कर्म पर ही डिपेंड करता है। वो आपको हमेशा, आप जैसे अच्छे ज्ञानी लोग जब होते हैं तो वो आपको आप कर्म के बारे में पहले बोलते हैं कि आप कर्म पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ कर्म कांड पे लगे रह जाएं। कर्म कांड से भगवान नहीं मिलता है, हम सब जानते हैं। तो कैसे मिलता है वो आप जब बताते हैं तो शायद लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट होता है। So it's now a deeper question in your personal life. आप कैसे अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, या आपकी कुछ पर्टिकुलर चीज़ है? मैं स्पेसिफिकली नहीं पूछ रही कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पर किस हद तक और कितना आप चीज़ों को करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर हैं। बिलीवर और नॉन बिलीवर का एक फेज रहता है, सबका रहेगा। लेकिन जो बिलीवर है उनका बिलीव और आप जैसे सफल लोगों को देख के और स्ट्रांग हो, उसके लिए बताइए। मुझे अच्छे से याद है, एक बार सोनू निगम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो, उनकी मम्मा ने उनको ये प्रैक्टिस शुरू करवाई थी कि वो जब भी किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो उस कॉन्सर्ट के पहले बाकायदा वो पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और वो कई सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं इस तरह से सनातन के मार्ग पर चलने के लिए या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए। और वो जो चेंजेस आपके साथ आते हैं वो एक, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, गूंगे का गुड़, कि वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको ना, कि आप उसको करने के बाद सफलता क्या है, आप सफलता को क्या मानते हो। कुछ लोग सफलता को सिर्फ पैसों से आंकते हैं। पैसों के बाद फिर आजकल लोगों ने उसको सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स के बेसिस पर देखना शुरू कर दिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि सफलता जो है वो खुशी से ज़्यादा कनेक्ट करती है। व्हेन यू आर हैप्पी वट एवर डूइंग इट, उसके साथ में अगर आपको खुशी मिलती है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ऑकल्ट साइंस जो हो गया, या आप जो चीज़ें सजेस्ट करती हैं, इसके थ्रू इंसान को लाइफ में खुशी मिले और उसको ऐसा लगने लगे कि यार मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, वो पर्पस मेरा सॉल्व हो रहा है, मुझको मेरा पर्पस पता चल रहा है लाइफ का। इससे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कोई नहीं हो सकती। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप लाइफ में करते हैं तो आपको सारी चीज़ें हासिल होती हैं, अचीव होती हैं, जो एक्चुअली आप लाइफ में करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। जब हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो ये एक हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। उसमें कोई धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भले हो या नहीं हो, लेकिन एक आपकी अपब्रिंगिंग शुरू हो जाती है। किसी एक मंत्र या किसी एक चीज को चैंट करने भर से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, क्योंकि आपकी बॉडी रिदमिक होने लगती है, और दैट वर्क्स बिकॉज वो भी एक कर्म है। जो प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हो वो अंधविश्वास नहीं है। वो किसी तरह का ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला ही है तो करना है, क्योंकि आप उसका, जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से कहा कि वो चेंजेस आपको दिखे। वो क्यों दिखे? बिकॉज यू कंसिस्टेंट इन द कर्म पैटर्न। ठीक बात है। एंड व्हेन वी कंसिस्टेंट इन एनीथिंग, लक डेफिनेटली गिव्स यू द रिजल्ट। सही कहा। बहुत बेसिक चीज है, आपने बहुत खूबसूरती से समझाई। अब हमारे भाग्य विधाता के जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, इनको आप एक सुंदर सी कहानी सुनाइए जो कि लाइफ लेसन भी दे और लोगों को इंस्पायर भी करे
जो कि आप अपने कंटेंट में देते रहते हैं। जी, एक बार एक लेडी जो है एक बाज़ार में, सराफा बाज़ार में घूमते घूमते एक सुनार की दुकान पर पहुंचती है और वो उससे कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आप जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो वो दुकान शुरू में ओपन ही हुई थी, उसके पास वैसा कोई बहुत काम होता नहीं, तो वो कहता है कि क्यों नहीं आप अंदर आइए और आकर देखिए। तो वो देखती है कि वो सुनार जो है अपनी जगह पर बैठ के एक अपने जो बर्तन होता है उसके अंदर चांदी को गर्म कर रहा होता है। तो वो पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे बताएंगे? तो बोलता है कि मैं चांदी को गर्म कर रहा हूँ, तो इसको गर्म करने से जो प्योर चांदी होगी वो ऊपर ऊपर आ जाएगी। तो बोलती है कि ये तो बहुत टफ काम होगा। तो बोलता है हाँ, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको बहुत माइन्यूटली इसको देखना होता है कि कितनी देर तक इसको गर्म आंच पर तपाना है। ओके। क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक तप गई तो पूरी चांदी ख़राब हो जाएगी। तो बोलती है अरे बाप रे, फिर तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये चांदी उस लेवल तक पक चुकी है, तप चुकी है कि ये बिल्कुल प्योर पार्ट जो ऊपर आ गया? तो बोलता है ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, जिस पल मुझको चांदी के भीतर अपना रिफ्लेक्शन दिख जाता है मुझे समझ में आता है कि चांदी पक चुकी है। सिमिलरली भगवान भी करता है, भगवान आपको तब तक ही तपाता है जब तक कि आपको अपने भीतर भगवान न दिख जाए। द मोमेंट यू रियलाइज कि भगवान मेरे भीतर है, कहीं और नहीं है, उसके बाद फिर कोई तपन नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बिकॉज आपने रियलाइज कर लिया कि कहीं और नहीं, आपके भीतर ही तो है। तो वो चांदी तपने वाली चांदी तभी प्योर फॉर्म में बाहर आएगी जब वो उस लेवल तक तपेगी। सिमिलरली हमको भी भगवान को कब तक तपाना है, परेशान करना है, अप्स एंड डाउन्स देना है, ये उसको पता है, वो आपको जलने नहीं देगा। ट्रस्ट कीजिए उसके ऊपर। बहुत सुंदर। आज हमने नवनीत से बहुत सारी चीज़ें सीखी, कैसे हम एक कर्म और भाग्य के एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन से अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, कैसे चीज़ों में बिलीव फैक्टर को बढ़ाकर हम अपने स्किल्स को और अपडेट ही नहीं करते बल्कि अपने विश्वास को उस स्तर पर बढ़ाते हैं कि हमारे अंदर ही हमें भगवान का या उस ईश्वर का प्रतिबिंब दिखने लगे और हमारी ऊर्जाओं में वृद्धि हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमारे साथ लगातार सीखने को मिलेगी। इसीलिए जुड़े रहिए, बने रहिए भाग्य विधाता के साथ और बदलते रहिए अपने भाग्य को उस चरम तक जो आपके लिए उस ईश्वर ने डिसाइड किया है। ओम नमः शिवाय।